ठीक है, बड़े से बड़े चैप्टर जो है समराइज हो जाता है 1.5 से 2 घंटे में। कह लीजिए कि पूरा पूरा आप चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। कि जब कभी आप शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स की चर्चा करते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, डेफिनेशंस को शॉर्ट नहीं करना है, ये चाहे लॉन्ग नोट्स में रहे या शॉर्ट नोट्स में रहे। ये शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाते हैं और इसके बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। एक और बात है कि जहां कहीं भी मान्यता आएगा, जहां कहीं भी एजम्पशंस आएगा तो उसको आप। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, शॉर्ट नोट्स के क्या क्या फायदे होते हैं, सारी बातें आज की इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। जिन बच्चों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, सबसे पहले उन्हें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा होने वाला है। आज हम लोग जान लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे जाते हैं और इसके बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, शॉर्ट नोट्स जो है ना, आप लोगों को क्या इससे बनाना है ये तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन नोट्स जानिए दो तरह का होता है। लॉन्ग नोट्स जो कि क्लास के नोट्स आप कह सकते हो, और दूसरा शॉर्ट नोट्स जो आपके रिवीजन काम आता है। रिवीजन में तब जब आप खास करके मान लो कि पूरे चैप्टर्स को पढ़ चुके हो, लेकिन कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, तब क्या करोगे, उपाय क्या है ना। तो पूरा चैप्टर फिर से पढ़ने में उतना ही समय लग जाता है जितना कि आपने पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो ऐसे में आपका एक तरीके से समय बर्बाद होता है और ज़्यादा कंटेंट आप पकड़ भी नहीं पाते कम से कम टाइम में। इसी बात को समझने के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं, जिसमें कि बहुत सारी बातें इतने अच्छे तरीके से लिखा जाता है कि हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे में पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े चैप्टर जो है समराइज हो जाता है 1.5 से 2 घंटे में। कह लीजिए कि पूरा पूरा आप चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। तो वही प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर लॉन्ग नोट्स जो आपको क्लास में नोट्स दिए जाते हैं वो होता है, ठीक है, या फिर आप खुद से प्रिपेयर करते हैं या फिर आपको स्कूल में दिया जाता है। लेकिन शॉर्ट नोट्स वो होता है जो आप खुद अपने तरीके से बनाते हो। तो सबसे खास बात यहाँ पर यही है कि चाहे तो हम आपको कितनों ही इस पे ऊपर में गाइडेंस दे देंगे, अगर आपका माइंडसेट यहाँ पर बार बार वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ऐसा लगेगा सिर्फ चैप्टर 1 का तो हमने बना लिया, आपने जैसे बताया था, तो चैप्टर 2 का भी बता दो, तो आपको बार बार ऐसा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि टेक्निक आप सीख जाओ ताकि आप अपने तरीके से अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो और बाद में रिवीजन करने के काम वही चीज़ें आपको आएगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों हमने ले लिया है, लॉन्ग नोट्स एक साइड में और दूसरे साइड में शॉर्ट नोट्स। अब खुद ही फर्क देखिए कि क्या दोनों में अंतर है, क्या दोनों में असल में डिफरेंस नजर आ रहा है। एक तरफ पूरा पूरा लैंग्वेज लिखा गया है और इसमें भी दूसरी तरफ पूरा लैंग्वेज लिखा गया है। क्या यहाँ पर हमें शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता होगी क्या? नहीं सर, शॉर्ट नोट्स की जरूरत कहाँ होती है। देखिए, जब हम डिफिनेशंस वाले की बात करते हैं ना, परिभाषा किसी भी फैक्टर का, मान लीजिए हम यहाँ पर मांग का डिफिनेशन देने जा रहे हैं, तो मांग की परिभाषा चाहे तो आप लॉन्ग में लिखो या फिर शॉर्ट नोट्स में लिखो, डिफिनेशन आपको पूरा पूरा ही लिखना होता है। इसका मतलब डिफिनेशन में कोई कटिंग छटिंग नहीं करनी है, डिफिनेशंस में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। डिफिनेशंस एज इट इज जैसा लॉन्ग में होता है वैसा ही शॉर्ट में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कोई कटौती नहीं करना है। दूसरी बात आपको ये समझिए, परिभाषा में तो आपने समझ लिया है कि परिभाषा आपका जैसा लॉन्ग नोट्स में रहेगा वैसा ही आपका शॉर्ट नोट्स में भी रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि हमें प्रकार पर बात करना है और हम बहुत इफेक्टिव तरीके से ऐसा जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने कॉपी, ताकि हम कम से कम टाइम में रिकॉल कर लें, तो ये तरीका बेहतर होता है जिसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स के अंदर में कि मांग के प्रकार हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो 2 प्रकार होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। एक होता है व्यक्तिगत मांग और दूसरा होता है बाजार मांग। तो दोनों को हमने इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया, ये शॉर्ट नोट्स के लिए बेहतर होता है। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा लॉन्ग नोट्स में यही चीज़ें आप लोग ऐसे लिख देते हो लिस्टेड करके। ठीक है, आप चाहें यहाँ पर भी फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स का जो तरीका होता है वो ये होता है। इस चीज़ को आप लॉन्ग नोट्स में भी इस्तेमाल किया कीजिए, जिससे कि आपका शॉर्ट नोट्स भी बनकर के तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से दिखाते हो शॉर्ट नोट्स में तो ये थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका है। आप एग्जाम में भी ऐसा ही प्रकार दिखाते हो, चाहे तो मांग का प्रकार हो, पूर्ति का प्रकार हो, या किसी भी तरीके के प्रकार पर बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम आप इस प्रकार से दिखा देना फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं अब हम लोग। मान लीजिए कि हमें मांग का नियम पढ़ना है या फिर मांग का सिद्धांत पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे। तो लॉन्ग नोट्स में क्या होता है, पूरा पूरा हम डिटेलिंग करते हैं कि मांग का नियम मांग और मूल्य में विपरीत संबंध को बताता है। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं सबको यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया गया। तो मूल्य में परिवर्तन होने से क्या परिवर्तन होता है, मांग की मात्रा। और होता कैसे, दोनों में संबंध विपरीत होता है। तो वही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग घट जाती है और इसकी विपरीत मूल्य में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है। तो डिटेल जो आपने लिखा है नोट्स, इसी को शॉर्ट में कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर सीधा सीधा लिख दीजिए कि वस्तु के मूल्य और मांग के बीच में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। तो यहाँ से आपको पता नहीं चल गया कि मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा आप बता सकते हो कि दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। बस इतना ही से तो ध्यान रखना है, यही जाएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर में। अब मान लीजिए हमें टेबल देना है, तो टेबल में हम क्या लिखते हैं, पूरा पूरा नाम लिखते हैं कि वस्तु का मूल्य प्रति इकाई में है, इतना इतना रुपये पर इतनी इतनी मांग की मात्रा है। लेकिन शॉर्ट नोट्स के अंदर में यही पी क्यू ऐसे काम चला लेते हैं, चूंकि पी का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि वस्तु का दाम, वस्तु का मूल्य, और क्यू का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि मांग की गई मात्रा। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ें दिखाया है, लेकिन ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ा है, यानी कि कम से कम टाइम में ये हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो टेबल बना लिए, टेबल के आधार पर हम लोग डायग्राम तैयार कर सकते हैं, है ना। हम बता सकते हैं कि पहले वाला मूल्य मान लो OP है और इस कीमत पर पहले मांग की मात्रा OQ है। जब मूल्य बढ़ जाता है, मान लीजिए P1 हो गया, तो मांग की मात्रा इधर घट गया, Q1 हो गया। मान लीजिए मूल्य जैसे घट गया तो मांग की मात्रा इधर बढ़ गया। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को दिखा रहे होते हो तो ये तरीका एक तो बहुत बेहतरीन है और दूसरा ये आपको लंबे समय तक याद रहता है। हालांकि आप डायग्राम जो है लॉन्ग नोट्स में भी बनाते हैं, है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर भी कर दिया है। तो शॉर्ट नोट्स की तरफ आप क्या करते हो, जो लंबे लंबे लैंग्वेज थे उसको आपने शॉर्ट कर दिया है। दूसरी चीज़, टेबल में भी पूरा नाम नहीं लिखते हैं कि वस्तु का मूल्य मांग की मात्रा, सीधा लिख देते हैं PQ, इससे काम चल जाता है हमारा और ये लंबे समय तक आपको दिमाग पर भी रहता है, ठीक है। यानी कि लॉन्ग नोट्स कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पर बैठा हुआ है और उसकी वजह से आप शॉर्ट नोट्स बना पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि हमने डायग्राम से समझ लिया है चीज़ों को, हमें मांग का संकुचन बताना है। तो मांग की संकुचन में भी ऐसे आप क्या करते हैं, पूरा लैंग्वेज लिखते हैं कि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होने पर मांग घट जाती है, इसको मांग का संकुचन बोलते हैं। लेकिन ऐसा आपको लॉन्ग में केवल करना होता है। शॉर्ट नोट्स में कैसे बना होता है, शॉर्ट नोट्स में आप बनाइए, सीधा हेडिंग डालिए, हेडिंग करने के बाद जो मेन पार्ट है केवल आप उसको लिखिए। जैसे कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि से मांग में कमी, यही क्या कहलाता है, मांग का संकुचन। हो गया, कितना आसान है ना। तो ये तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर टेबल में भी वही काम किया हुआ है, लेकिन टेबल में क्या लिखा हो, पूरा पूरा वस्तु का मूल्य प्रति इकाई में है इतना इतना और मांग की मात्रा है इतनी इतनी इकाई। यहाँ पर वही चीज़ें P और Q से काम चला लिया गया कि पहले का प्राइस है 10 रुपया तो मांग की मात्रा हो रही थी 600 इकाई, लेकिन जैसे मूल्य देखो बढ़ गया, है ना, मांग की मात्रा घट गई। तो इसी को तो बोलते हैं संकुचन। क्या लिखा हुआ है, मूल्य में वृद्धि से मांग में कमी क्या कहलाता है, मांग का संकुचन। यही चीज़ आप डायग्राम में भी दिखा सकते हो कि पहले का मूल्य यहाँ पर मान लीजिए OP1 है और उस समय मांग की मात्रा यहाँ पर Q1 है, लेकिन जैसे ही मूल्य घट जाता है, मूल्य इधर घट गया तो मांग की मात्रा इधर क्या होता है, बढ़ जाता है। यही चीज़ें आपने डायग्राम से भी दिखा दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले वाला पॉइंट ये था, बाद का पॉइंट ये था, नीचे की तरफ क्या हुआ है, गति, यानी कि संकुचन में नीचे की तरफ गति होता है। मांग के संकुचन में एक ही मांग की रेखा बन रही है जो कि है DD। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। रही बात इसी चीज़ को मान लो हम विस्तार से समझाना चाहते हैं, तो मांग का विस्तार क्या होता है, ऐसे ही आप लैंग्वेज में लिखते हैं कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग बढ़ जाती है, इसे मांग का विस्तार बोलते हैं। तो जो चीज़ें अभी संकुचन के लिए समझा, सेम वही चीज़ें विस्तार के लिए भी है। तो आप लैंग्वेज में शॉर्ट कैसे करोगे, पहले आप हेडिंग डालिए, हेडिंग के बाद आप कर दीजिए कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर मांग की मात्रा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा सिर्फ लिखा है ना कि वस्तु के मूल्य में कमी से मांग में वृद्धि क्या कहलाता है, मांग का विस्तार कहलाता है। सेम वही चीज़ है कि पहले मूल्य ज़्यादा ले लीजिए, बाद में मूल्य कम कर दीजिए, क्योंकि मूल्य में कमी से क्या होता है, मांग में वृद्धि, तो मांग में वृद्धि कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 400 से 600 इकाई हो गया है, मतलब टेबल में भी दिखा रहे हैं तो वही चीज़ें दिखा रहे हैं जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और सेम यही बातें आपको डायग्राम में दिखा देना है कि पहले वाला मूल्य हमारा मान लीजिए ये है वो P1 और उस समय मांग की मात्रा है Q1, फिर मूल्य आपका हो जाता है P2 तो मांग की मात्रा यहाँ पर हो जाता है Q2। तो मूल्य में वृद्धि से मांग की मात्रा में क्या हुआ है, कमी हुआ है। अब यहाँ पर पहले वाला पॉइंट दे दिए A, तो ये चला जाता है B की तरफ, तो A से B की तरफ क्या हुआ है, गति हुआ है। यहाँ पर भी आप नाम दे सकते हो कि DD एक ही मांग की रेखा है और उस पर विस्तार होने से क्या होता है, ऊपर की तरफ गति हो जाती है। क्या आसान है या नहीं? अब आप लोग कर लोगे, आगे की सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गया है जहाँ तक, ठीक है। और ये पूरा तरीका रहता है। तो सबसे पहले हमने जो आपसे बात किया वो ये कि जब कभी आप शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स की चर्चा करते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, डेफिनेशंस को शॉर्ट नहीं करना है। ये चाहे लॉन्ग नोट्स में रहे या शॉर्ट नोट्स में रहे, हर जगह पर डेफिनेशंस को आप सेम टू सेम ही लिखोगे। बात रहा कहीं भी फ्लो चार्ट यूज करने का, जरूर यूज करिए, इसी से आपके नंबर कटते नहीं हैं और बहुत अच्छा तरीका है। कितना सुंदर सा दिखाई देता है, जो आप लिस्टेड कर रहे हो वही चीज़ों को आप फ्लो चार्ट में बता दीजिए, ठीक है।
यहाँ पर देखोगे जो पूरा पूरा डेफिनेशन लिख रहे हैं लॉन्ग में, ये तो रहेगा ही। शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाइए, अपने तरीके से बनाइए, आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे चीज़ों तो ज़्यादा याद रहेगा। मान लीजिए कहीं हमें प्राइस में वृद्धि ऐसे लिखना है, तो हम चाहें तो केवल ये इंडिकेट कर सकते हैं कि देखो प्राइस में वृद्धि हो गया तो मांग की मात्रा में क्या हुआ, मांग की मात्रा में कमी हुआ। तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि मूल्य में वृद्धि, मांग की मात्रा में कमी। आप अपने तरीके से दिखाओ ना, आप मांग की मात्रा को अगर डी लिखोगे, डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझना आपको है, समझना क्या है, आपको है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा तरीका जो मैंने अभी बताया है, आई होप कि आप लोग ये चीज़ों को फॉलो करोगे। एक और बात है ना, एक और बात है कि जहां कहीं भी मान्यता आएगा, जहां कहीं भी एजम्पशंस आएगा, तो उसको आप लिस्टेड कीजिएगा टू द पॉइंट, यानी कि एक लाइन में एक मान्यता लिख देना जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा पूरा पूरा आज का समरी नोट्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स की पूरी कहानी। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे और पूरा पूरा फायदा उठाओगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपकी रिवीजन के काम आता है। जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, कम से कम टाइम में आपके पूरे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और भी किसी नई वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।